आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। आपकी उन्नति और अवनति के समय में विचित्र आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम मिलता है लोन लेने से। क्या आपने कभी सोचा है लोन क्या होता है, कैसे रहते हैं? उसी फील्ड में काम करने वाले श्री राहुल सिंह ठाकुर जी आज हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं उनका स्कॉलर्स एकेडमी साहस टॉक्स में स्वागत करती हूँ। आज हम सर से जानेंगे कि लोन क्या होता है। सर, सबसे पहले आपके बारे में बताएं और आज आप क्या काम करते हैं। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल सिंह ठाकुर और मैं वर्तमान में भी देवास के गौतम नगर में निवास करता हूँ। और मैं वैसे मेरे बिलोंग जो है मेरा नेटिव प्लेस वो आस्था है, वहाँ पे मेरे एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे वहाँ पे फादर ग्रैंड फादर ये सभी मेरी फैमिली में हैं और मेरे फादर जो है एक फार्मर है। मैंने अपनी जो बेसिक पढ़ाई है वहीं पे कंप्लीट की है और उसके बाद में कंप्लीट मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अपना करियर मैंने 2008 से एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से स्टार्ट किया। आज उसी के बारे में आपको किसी से मैं बताऊंगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हमारी कंपनी जो काम करती है वो एक महिलाओं का संगठन यानी उनको ग्रुप बना के लोन प्रोवाइड कराती है, जिसको हम JLG या स्वयं सहायता समूह के तो नाम से जानते हैं। वो लोन हम लोग उनको एक समूह बना के है 10 महिला 15 महिलाओं का एक संगठन उनका रहता है। उसको बेसिक कंपनी की उनकी जानकारी उनको प्रोवाइड करा के फिर उनको एक छोटा अमाउंट 10,000 रुपये या 15,000 रुपये ऐसा एक अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो अपना एक छोटा सा अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भगवान ने हुनर सभी के अंदर दिया हुआ है, यानी आप सभी के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है, उसको हमको पहचानने की ज़रूरत होती है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पे महिलाएं जैसे जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो अपना काम करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो घर में रहती है। अब उनके अंदर भी कुछ ऐसी क्षमता होती है काम करने की, बिजनेस स्टार्ट करके मतलब मन में वो रहता है, तो उनको एक सही दिशा और दिशा के साथ में उनको कहीं न कहीं जाके व्यक्ति जो है कि एक आर्थिक स्थिति पर जाके कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमारी संस्था जो कंपनी है मैं जैसे पहले स्टार्ट किया था शेयर माइक्रो लिमिटेड, वो समूह लोन उनको प्रदान करती थी, छोटे छोटा अमाउंट प्रदान करती थी, उसको किस्तों में उनको हफ्ते के हफ्ते उसको चुकाना पड़ता था। तो वहाँ से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया 2008 से। फिर उसमें मैंने अपना आगे मूव किया, दूसरी कंपनी ज्वाइन किया 2012 में जना फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहाँ पे भी हम लोग वही ग्रुप लोन वगैरह प्रोवाइड कराते थे। और उसके बाद में 2018 में मैंने जो नया कंपनी ज्वाइनिंग किया 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जो कि अभी वर्तमान में मॉर्गेज लोन प्रदान करती है। जैसे कि सर आपने बताया कि आप एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, तो सर फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे फाइनेंस की जो हम एक विस्तार जानकारी देखें तो फाइनेंस मतलब एक ट्री है, एक पेड़ है, उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। अभी उसमें देखा जाए तो बहुत सारे बैंक हो गए, NBFC कंपनियां हो गई, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो गई, बहुत सारे एक इंस्टीट्यूट हो गए हैं। मतलब एक सिंपल भाषा में हम उसको बोला जाए तो व्यक्ति मतलब अपने बिजनेस मतलब अपने व्यापार व्यवसाय और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए किसी संस्था या बैंक से कोई कर्ज के रूप में कुछ लोन लेता है, उसको हम फाइनेंस बोलते हैं, जिसको वो अपने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में अदा करता है। सर, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ कौन सा फाइनेंस लोन करती है और कैसे करती है? हमारी जो कंपनी है जैसे मैंने बताया, हमारी कंपनी का नाम 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जिसमें अभी वर्तमान में काम करता हूँ, वो एक NBFC कंपनी है जो मॉर्गेज लोन प्रदान करती है। मॉर्गेज लोन मीन्स
जो होता है कि जैसे बैंक के जो HL लोन देती है, होम लोन जिसको हम बोलते हैं, व्हीकल लोन होता है, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए व्हीकल लोन मिलता है। देन जैसे हमको कोई नीड अर्जेंट कोई नीड हो जाती है तो हम गोल्ड लोन लेते हैं। और आजकल तो बहुत छोटे छोटे लोन्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर लोन हम बोलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आपको फाइनेंस कराना है तो आपको आसानी से वो लोन पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो उसी प्रकार का हमारी कंपनी का जो लोन होता है मॉर्गेज लोन होता है। मॉर्गेज लोन मीन्स ये होता है कि हमारी कंपनी किसी भी व्यक्ति का एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस के बिहाफ पे या बिजनेस स्टार्ट करने के उसको बिहाफ पे उसको एक लोन प्रोवाइड करती है। उसके लिए वो एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट उससे डिपॉजिट कराती है, यानी उसके घर के कोई भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से वो डिपॉजिट करना पड़ता है कंपनी के पास में, उसके बिहाफ पे उसको एक लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि रजिस्ट्री में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे सेल डीड हुआ है। सेल डीड मीन्स ये होता है कि सेल परचेसिंग वाला डॉक्यूमेंट्स होता है। दूसरा होता है गिफ्ट डीड, यानी कोई भी फादर अपने बेटे को या अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता है, उसको हम गिफ्ट डीड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। एक ओनरशिप की डॉक्यूमेंट्स होता है जो अपने वाइफ को या किसी को अपने साथ में उसमें साथ स्वामित्व के रूप में ऐड कर सकता है, यानी ऐसा करके वो अपने घर का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड कराता है। वो डॉक्यूमेंट से कंपनी अपने पास डिपॉजिट करती है, उसके बिहाफ पे उसको लोन प्रदान करती है। उसकी कुछ प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि हमारा एक सेल्स ऑफिसर जो है कि वहाँ पे जो कस्टमर है उनसे मिलते हैं, उनको कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे उनके KYC लेते हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपना कलेक्ट करते हैं। KYC में मतलब उनके जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स वो उनसे कलेक्ट करते हैं। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स हमारी ब्रांच में आते हैं, वहाँ पे कस्टमर आते हैं। कस्टमर आने के बाद में एक हर कंपनी और बैंक का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, यानी आप कोई भी कहीं पे भी अपना लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा आपको चार्ज देना पड़ता है, जिसको हम फाइल चार्ज बोलते हैं या प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। तो हमारी कंपनी में वैसे एक स्टार्टिंग चार्जेस होता है, और कस्टमर को आके वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उसको डॉक्यूमेंट दे के उसको आगे बढ़ाया जाता है। और वहाँ पे कस्टमर को सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कितने समय के लिए आपके लोन रहेगा, कितने इंस्टॉलमेंट में आपको इसको पे करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी उसको बेसिक जानकारी कस्टमर को देते हैं। फिर वो फाइल हमारे आगे जाके सिस्टम में मूव होती है, तो हमारे क्रेडिट मैनेजर होते हैं ब्रांच में, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यानी वो भी फिर फील्ड में जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है फाइनेंस में, एक सेल्स होता है, एक क्रेडिट होता है। तो क्या होता है कि सेल्स में जब टारगेट्स होते हैं, तो जब सेल्स ऑफिसर होता है या ब्रांचेस की जो टीम होती है, वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट के प्रेशर में कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ तो भी मतलब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी लगा देते हैं कि जो वहाँ पे कस्टमर के पास प्रोवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो जब क्रेडिट ऑफिसर जाते हैं तो वो उसको चेक क्रॉस वेरीफाई करते हैं, यानी कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, जो प्रॉपर्टी वो हमको दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी का पूरा मेजरमेंट, उसका वो वहाँ से कैसा क्या है वो सारी जानकारी लेते हैं। वहाँ पे नेबर वेरिफिकेशन करते हैं, उनसे वहाँ पे जानते हैं कि कस्टमर का जो बिहेवियर है, रिपेमेंट मतलब उसका कैसा क्या है, वो जानकारी थोड़ा नेबर वेरिफिकेशन से वो करते हैं। देन वो फाइल हमारे ब्रांच मैनेजर के पास आती है। हर कंपनी में एक टीम हैंडल करने के लिए ब्रांच मैनेजर होता है, यानी उस ब्रांच को मैनेज करने वाला मैनेजर, उसको हम ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। वो ब्रांच मैनेजर भी अपनी विजिट करते हैं, उस प्रॉपर्टी पे जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, कस्टमर का जो बिजनेस है या कस्टमर का जो भी अर्निंग सेंटर है, यानी वो जैसे जॉब करते हैं तो कहाँ पे जॉब करते हैं, उनके कौन बॉस है, कहाँ से उनको सैलरी आ रही है, या बैंक स्टेटमेंट, ये सारी जानकारी वो भी अपना कलेक्ट करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ला के वो ब्रांच में कंप्लीट करा के अपने सिस्टम पे डाल देते हैं। तो सिस्टम पे आने के बाद में एज ए मैं पहले क्रेडिट मैनेजर हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हमारे क्यू में आते हैं। हमारे क्यू में आने के बाद में हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, हमारे जो क्रेडिट ऑफिसर जाते हैं उनका एक रिपोर्ट उठाते हैं, सेकेंड हमारे जो ब्रांच मैनेजर जाते हैं उनका एक रिपोर्ट उठाते हैं, ब्रांच इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं इसको हमारे भाषा में।
वो रिपोर्ट लेने के बाद में हम उसको 3C पे काम करते हैं। 3C यानी हमारी कंपनी का एक पॉलिसी है जिसके तहत हमको उसको एक जस्टिफाई जजमेंट करना होता है। सबसे पहले 3C मतलब उसमें होता है कस्टमर का कैरेक्टर, कैपेबिलिटी और कोलेटरल। कस्टमर का कैरेक्टर हम कैसे वेरीफाई करेंगे या किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले होता है कि जैसे जो ट्रेड मैनेजर या ब्रांच मैनेजर जब वहाँ चाहते हैं तो वो आपस में नेबर में वेरीफाई करते हैं। नेबर मतलब उसके पड़ोसी से, है ना। आपको भी पता है कि अपने बारे में या आपके पड़ोसी अच्छे से बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है या क्या नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि सेल्स ऑफिसर जो होता है कि वो कस्टमर को थोड़ा सा गाइड कर देता है कि जो भी सर आएंगे आप ऐसा नहीं ऐसा बता देना, ऐसा नहीं ऐसा बता देना। तो नेबर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर जानकारी दे देते हैं कि हाँ एक्चुअल में वो कस्टमर क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो उसका एक हमारा तरीका होता है कि हम नेबर वेरीफाई करते हैं। मैं भी टेली कॉलिंग करता हूँ, मैं भी कस्टमर से 5 से 10 मिनट बात करता हूँ, उसकी पूरी जानकारी लेता हूँ उसके बारे में। तो एक तरीका होता है हमारा नेबर वेरीफाई। दूसरा कैरेक्टर वेरीफाई करने का तरीका होता है सिविल। जो कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई भी बैंक हुआ, किसी भी तरह का लोन देता है तो सबसे पहले कस्टमर का सिविल चेक किया जाता है। सिविल मतलब जैसे एक इंसान जो होता है उसके अंदर जो सबसे मेन जो बोन होता है कौन सा, रीढ़ की हड्डी जो हम बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही कस्टमर का फाइनेंस सेक्टर मतलब कोई भी व्यक्ति का जब लोन लेने जाता है तो वो एक बोन है, सबसे मेन बोन सिविल। और सिविल बहुत मतलब आगे भी कैरेक्टर के लिए और आगे भविष्य के लिए बहुत मतलब सही रखना बहुत जरूरी होता है। तो सिविल के तहत हम मतलब सिविल कौन प्रोवाइड कराता है, सिविल के लिए एक मतलब गवर्नमेंट ने एक संस्था मतलब एक असाइन किया है जो हर एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन साल में कोई भी व्यक्ति कहीं सी बैंक से या कोई इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है तो उसका डाटा साल में एक बार वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वो उसको एक रैंक देता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर कैसा है, मतलब आपने बराबर रीपेमेंट टाइम टू टाइम ऑन डेट पेमेंट किया है तो आपका सिविल गुड होगा। गुड सिविल मतलब एक उसमें रेटिंग होती है जो बैंकिंग की भाषा में या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की भाषा में बोला जाए तो उसके लिए एक रेटिंग होती है कि जैसे 750 से या 750 के ऊपर 800, 850 ऐसा किसी का सिविल होता है तो वो वेरी गुड सिविल बोला जाता है। लेकिन वो सिविल कब होता है जब आप ऑन टाइम टू टाइम अपना पेमेंट रीपेमेंट वहाँ पे अपनी जो भी पैसा लिया है आप जमा करेंगे तो उसको गुड सिविल बोला जाता है। ऐसे कस्टमर को कोई भी बैंक या कोई भी संस्था मतलब उस सिविल के बिहाफ पे ही लोन दे देती है, वो बहुत मायने रखता है। आप लोग भी जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर जब आप कोई फाइनेंस सेक्टर में जाएंगे तो आजकल तो फाइनेंस कंपनी और बैंकों ने भी ऐसा एक अपना पॉलिसी रख दिया है कि जब आप वहाँ पे अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, फेस करके जब आपको सिलेक्ट किया जाता है तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपका सिविल निकालते हैं। यानी कि उस सिविल मतलब आपने कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ में या आपने जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम को एजुकेशन लोन लिया है तो उसमें आपने कहीं अपना जो पेमेंट है वो टाइम पे किया है कि नहीं किया है, या आपकी फैमिली ने टाइम से किया कि नहीं किया, तो उससे आपका जो है बैकग्राउंड उसको पता चल जाता है। क्योंकि फाइनेंस सेक्टर ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है क्योंकि हमेशा वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, तो उससे एक व्यक्ति का कैरेक्टर पता चलता है। तो सेम वही पॉलिसी हम लोग अपनाते हैं, हम कस्टमर का सिविल जनरेट करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि वो कहाँ से लोन लिया है, कितनी कंपनियों से लोन लिया है, वहाँ पे उसका रिपेमेंट टाइम टू टाइम है कि नहीं है, या कभी कभी क्या होता है कोई कस्टमर का टाइम से पेमेंट नहीं गया है तो उससे डिस्कस किया जाता है कि क्यों नहीं गया। क्योंकि अभी जैसे कोविड का समय था तो कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑन टाइम हमेशा पेमेंट करते थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी आ गई, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए तो वो अपने टाइम से वहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि 3 महीने का टाइम उन्होंने दिया था कि उस 3 मंथ्स के बीच में कोई भी कस्टमर अपना EMI समय पे पे नहीं कर रहा है तो उसका जो है रिपोर्ट सिविल पे हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो वो चीज़ें हम भी देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कस्टमर ने मतलब उस पीरियड में कोई आगे पीछे हुआ तो उसको थोड़ा एडजस्ट भी करते हैं।
या कोई कस्टमर का कोई ऐसा फाइनेंशियल मतलब मेडिकल इशू आता है तो उससे कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं ऐसे कि वाकई में वो सही जानकारी मतलब वो जस्टिफाई होना चाहिए वो जो बता रहे हैं वो चीज़ें, उस बिहाफ पे हम उनको आगे अपना प्रोसेस करते हैं। तो सिविल बहुत मायने रखता है। आप लोग भी इसका, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सिविल मतलब बहुत एक जैसे बताया मैंने एक बॉन्ड की तरह है। तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे अभी आप जब मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, हमारी जैसे हमारी कंपनी का पॉलिसी और हर एक बैंक का पॉलिसी होता है कि उस घर में जो भी 18 एबव होते हैं, यानी जो 18 साल से वयस्क हो जाते हैं, जो भी बैंक यानी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन देगा, तो वो हमेशा 18 एबव जो भी रहेंगे उसके घर में पर्सन, उनको हमेशा अपनी डील में ऐड करेंगे, क्योंकि उसको एक अधिकार हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि माता पिता की प्रॉपर्टी में उसका अधिकार होता है। इसलिए कोई भी फाइनेंस मतलब इंस्टीट्यूशन उसको अपने डील में ऐड किया करता है, ताकि इन फ्यूचर वो आगे जाके ऐसा कोई कंप्लेन ना उठाए कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरा भी प्रॉपर्टी था, मेरे को क्यों ऐड नहीं किया गया। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप भी उसका जानकारी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को दे रहे हैं तो उसके बारे में बिल्कुल सतर्क रहें। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि गारंटर का सिविल भी आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल होता है अपना, उसने बोला अरे मेरे को थोड़ा सा एक कंपनी से या बैंक से लोन ले रहा हूँ, वहाँ पे एक गारंटर का रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो, आपका कुछ नहीं वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब सामने वाले ने, आपका जो भी फ्रेंड रहा या कोई कजिन रहा है, जो भी कोई है, सामने वाले ने इन फ्यूचर कभी पेमेंट नहीं किया रिपेमेंट टाइम से, वहाँ पे कंपनी या बैंक का रिपेमेंट टाइम से नहीं किया है, तो वो आपके सिविल में भी हिट करेगा। और जब आपको कहीं नीड रहा और आप जब लोन लेने जाएंगे तो अगला वाला फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यही आपको बोलेगा कि आपका भी कैरेक्टर जो है सही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कहते हैं ना, जैसी व्यक्ति संगत रहेगा वैसे ही उसमें रंग चढ़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं उससे अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इनके भी चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हर किसी को ना दें ऐसे। और कहीं से कैसा, अभी हमने कोविड में एक चीज़ और देखी है कि बहुत सारे लोग जब फ्री बैठे थे, और अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप होते हैं जिसमें छोटे अमाउंट के लोन्स आते हैं। ऐसे में क्रेडिट मैनेजर में बहुत मतलब अभी देवाल ब्रांच को छोड़ के अदर हमारी 72 ब्रांचेस होती एमपी में है अभी, तो वो अदर जगह के ब्रांचेस के सिविल जो आते हैं, तो मैंने ये देखा कि अधिकतर उसमें जो डिफ़ॉल्ट लोग हैं वो बहुत नॉर्मल छोटे छोटे अकाउंट में हो गए। जैसे 5,000 रुपये का उसने एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले लिया, ठीक है, वो 5,000 का ले लिया, 8,000 का ले लिया। और वो कंपनियां भी क्या करती है कि उससे 5,000 लिया तो 3-4 इंस्टॉलमेंट तो उसके कलेक्ट कर लिया उन्होंने ऑन टाइम पे। अब वो क्या करेंगे, आपने अपना पैसा दिया लेकिन वहाँ पे शो करेंगे कि आप अपना पेमेंट टाइम से नहीं भर रहे हैं, तो आपने एक किस्त नहीं भरी, 2 किस्त नहीं भरी, जिसमें आपके 5 से 10,000 उसमें दिखने लगे बेचारे। यानी कंपनी ने अपना पेमेंट तो कलेक्ट कर लिया और आपको डिफॉल्ट भी कर दिया। तो कभी भी मतलब ऐसा ना करें। जैसे बहुत सारे आजकल बच्चे भी के पास में मोबाइल होता है, उसमें अपने कोई आजकल क्या होता है कि बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, तो अरे यार एक काम करो, फादर मदर को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आया है, उसमें 5,000 रुपये का पेमेंट मिल जाता है, तो आप ये डॉक्यूमेंट उसमें लगा दो और आप पेमेंट ले लो। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है, उसको अवॉइड करें। किसी भी तरह का ऐसा मतलब नहीं, लोन नहीं लेना चाहिए, आपको नीड नहीं है, तो ऐसे हम उस कस्टमर का कैरेक्टर वेरीफाई करते हैं। दूसरा होता है हमारा कोलेटरल। कोलेटरल में हम लोग क्या होता है कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कस्टमर हमको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स देता है, वो प्रॉपर्टी वेरीफाई किया जाता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी उसका एक पहले एक सर्च रिपोर्ट निकालते हैं लीगल द्वारा, मतलब जो हमारा वकील होता है लीगल वकील, उसका सर्च निकालते हैं उसका कि वो प्रॉपर्टी अदर इंस्टीट्यूशन या अदर बैंक से कहीं फाइनेंस तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में वहीं की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो ये जानकारी ली जाती है। उसका मेजरमेंट किया जाता है कि जैसा उसमें पूरा जानकारी लिखा जाता है, उस आधार पे एक्चुअल वो प्रॉपर्टी जितना बताया गया उतना है कि नहीं है। थर्ड, उसमें जो प्रॉपर्टी का जो यानी कस्टमर की नीड के आधार पे उसमें कैसा प्रॉपर्टी है, यानी क्या होता है कि जैसे एक कस्टमर को 4 लाख का रिक्वायरमेंट है, अभी उसने हमको जो प्रॉपर्टी दिया है वो SEC रूटीन
एसएससी रूफिंग मतलब एक 3 सेटेड प्रॉपर्टी है जिसमें प्लास्टर नहीं है, बीम कॉलम नहीं है। अब वो 4 लाख का रिक्वायरमेंट कर रहा है, उसका सिविल भी गुड है, लेकिन प्रॉपर्टी का कोलेटरल यानी उसका जो वैल्यू वो कम आ रहा है। मान लीजिए गाँव की प्रॉपर्टी है या ऐसे कॉलोनी की है जहाँ पे थोड़ा रोड वगैरह नहीं बनी हुई है, तो उस बिहाफ पे क्या होता है कि उतना हम उसको लोन नहीं देंगे, यानी जैसा उसका कोलेटरल रहेगा उस बिहाफ पे उसका एक लोन जो जाएगा। तो ऐसा हम उसका कोलेटरल वेरीफाई करते हैं। तीसरा हमारा सी होता है, पहला हो गया कैरेक्टर, कैपेबिलिटी और कैपेबिलिटी और कोलेटरल। कैपेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे जो भी कस्टमर होता है, अभी जैसे कस्टमर के पास 2 काम होते हैं, या तो वो कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी जो है वो ऐसे भी है कि जैसे छोटा मोटा काम भी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ठेला गाड़ी चलाते हैं, यानी सब्जी बेचते हैं, उस पर एक पानी पूरी देते हैं, यानी हम केस इनकम को भी उसमें जस्टिफाई करते हैं। तो जैसे कोई सैलराइड है तो ग्रेड मैनेजर वहाँ जाते हैं, तो जैसे सैलरी भी अकाउंट में आ रही है तो कस्टमर का 6 मंथ का या लेटेस्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है, लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप लिया जाता है कि करेंट में वो वहाँ पे एक्चुअल में काम करते हैं कि नहीं करते हैं और क्या सैलरी उनका मंथली आ रहा है, उसमें कोई डिडक्शन है कि नहीं, उससे हम उसका वो जानकारी कलेक्ट करते हैं। देन मान लीजिए कोई कस्टमर बिजनेसमैन है, जैसे किसी का किराना शॉप हुआ, कॉस्मेटिक की शॉप हुआ, या जैसे मैंने बताया कोई मतलब ऐसे जो कोई शॉप है तो उसे मंथली टर्नओवर क्या होता है, यानी सेल्स और परचेज उनके बिल्स वगैरह है क्या नहीं है, उनके जो शॉप में स्टॉक कितना क्या है, उसके बिहाफ पे एक आकलन किया जाता है कि आपका मंथली टर्नओवर कितना है। थर्ड होता है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई फल फ्रूट का शॉप है, मतलब ठेला ही चलाते हैं अपना, या छोटा मोटा उनका दुकान है, या कोई वेजिटेबल का जैसे सब्जी बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर को क्या होता है, बैंक भी, क्योंकि बैंक का नियम ये होता है कि या तो आप सैलराइड इनकम हो या फिर आपका बिजनेस हो, वो बिजनेस भी जो आप शो कर सकते हैं पेपर पे, विदाउट पेपर पे जो होता है वो बैंक उसको लोन नहीं देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे जैसे हमारी भी कंपनी है, वो केस सैलरी को हम लोग कंसिडर करते हैं उसमें, यानी कस्टमर का उसका कंसिडर करने का मतलब तरीका क्या होता है कि जैसे कि जो व्यक्ति जितना कमाता है, जैसा व्यक्ति कमाता है वैसा उसका लिविंग होता है, उसका सीधा सा फंडा ये होता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, तो सिंपल सा है कि उसके घर में एक छोटा सा मतलब छोटे मोटे मतलब एक एसेट्स होंगे, छोटा टीवी होगा, उसके बाद एक गाड़ी वगैरह होगी, या उसके मतलब घर में छोटे मोटे आइटम होंगे। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ी तो देन उसके यहाँ पे एक फ्रिज आ जाएगा, ठीक है, और एलसीडी लग जाएगा, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें उसको होने लगेंगी। देन उसकी जैसे सैलरी 20,000 हुई तो उसमें और चेंजेस हो जाएंगे। हम जस्टिफाई क्या करते हैं, उसका लिविंग देखते हैं कि कस्टमर के घर में क्या एसेट्स है, क्या उसका, जैसे जब जाते हैं कस्टमर के पास में, तो जैसे आपके घर में भी हैं, आप अपने घर सबके घर में मतलब जब मम्मी जी होती है तो उनके घर मालूम रहेगा कि उन्हें जैसे रहते हैं ना, कोई आते हैं सर वगैरह या कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो कुछ थोड़ा ज्वेलरी भी पहन लेते हैं, तो उससे भी आकलन किया जाता है कि हाँ मतलब क्या मतलब इनकी क्या अर्निंग है और ये किस टाइप मतलब कैसे इनके मतलब आगे का रिपेमेंट कैसा रहेगा, उस चीज़ से थोड़ा सा जस्टिफाई होता है कि कस्टमर का इनकम कैसा है। तो वो हम उसके कैपेबिलिटी के आधार पे ये तीनों चीज़ें जब देखते हैं उसके आधार पे उसका लोन को जो है सैंक्शन करते हैं कि फाइनली उसको कितना लोन दे सकते हैं। सर, आपने लोन के बारे में इतना कुछ हमें बताया, तो हमें लोन लेते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, ये बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है। जैसे बहुत सारे बैंकें हैं, बैंक और NBFC कंपनी या माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ, क्या हो गया कि आजकल कंपटीशन बहुत है, तो मार्केट में क्या होता है कि मतलब कुछ मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो बहुत सारे बैंक में या मतलब उसमें क्या होता है, सेल्स मैनेजर का भी पार्ट ऐसा होता है कि कभी कभी वो चीज़ों को गुमराह कर देते हैं। जैसे आपके पास में भी जैसे सर मैडम को पता है, आपके फादर मदर को पता है कि कभी कभी टेलीकॉलिंग कॉल आता है कि सर आपका जो है कि ट्रैक अच्छा है और हम आपको
हमारी बैंक है जो आपको इतना इतना लोन दे सकती है और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। तो उसमें क्या चीज़ होती है कि क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी दो तरीके होते हैं। जो इंटरेस्ट होता है इसमें दो ROI के दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्लैटिंग और एक होता है रिड्यूसिंग। फ्लैटिंग मतलब एक जैसा ब्याज लगता है, यानी जैसे आपको जब टेलीकॉलिंग आता है तो उसने बोला है कि आपका तो इंटरेस्ट जो है 8% पे हम लोग लोन दे रहे हैं आपको, जबकि वो 8% क्या होता है 16 होता है, मतलब उसके भाषा में वो 16% है। तो लेकिन वो कस्टमर को क्या बोलेंगे 8% पे। तो कोई नहीं, सभी को ये लगेगा, जो पढ़े लिखे हैं उसको भी वहाँ पे ये लगता है जिसको उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये होता है कि यार 8% तो बहुत कम होता है, क्योंकि मार्केट में जब हम कोई पैसा ब्याज पे लेने जाते हैं यानी पर्सनली जब लेन देन करते हैं तो जैसे एक हमारी गाँव की भाषा में बोला जाता है सैकड़ा, यानी 1 रुपये सैकड़ा मतलब क्या होता है पता है आपको 12%, 2 रुपये सैकड़ा मतलब 24% और 3 रुपये सैकड़ा मतलब 36%। आप मानोगे कि गांव में 2 रुपये सैकड़ा मतलब यानी 24% का जो पैसा है वो ऐसा माना जाता है कि अरे जिसने दे दिया वो तो उसके लिए भगवान हो गया। मतलब 2 रुपये सैकड़ा यानी 24%, तो वो उनको पता नहीं कि वो क्या है। तो ऐसे ही जो बैंकों में या जो ऐसे सेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि गुमराह करने के लिए आपको फ्लैट रेट बताते हैं, रिड्यूसिंग रेट नहीं बताते हैं, ताकि कस्टमर उसके जाल में आ जाए। तो हमेशा जब भी हम लोन लेने के लिए जाएं या कोई सा भी हम जैसे होम लोन लें, मॉर्गेज लोन लें, व्हीकल लोन लें या कंज्यूमर या छोटा से छोटा कोई सा भी जब हम लोन लेना चाहते हैं तो बेसिक थोड़ी सी उसकी जानकारी हमको कलेक्ट करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है जब हमको लोन की नीड है तो हमको डायरेक्टली जो है उस कंपनी के या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऑफिस में जाना चाहिए, ना कि कोई थर्ड पर्सन से मिलना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मतलब मैंने करियर में मैंने अभी 3 जगह काम किया है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग उज्जैन से किया, इंदौर किया और अभी देवास में। तो मैंने इंदौर में और अपने देवास में भी ऐसे बहुत ऐसे DSA के ऑफिस देखे हैं जो मतलब बैंक के ऑफिस से भी बड़े बड़े उनके ऑफिस। DSA मतलब क्या होता है कि एक कमीशन एजेंट होता है, ठीक है। वो उसका कुछ रोल नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या बैंक को देता है और उसमें वो आपसे कमीशन, मोटा सा कमीशन लेता है 2%, 5%, मतलब जैसा व्यक्ति आ जाए वैसा उसको वो अपने जाल में फंसा लेता है। तो कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन को अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहिए। यानी कि आपको पैसे की नीड है, आप अपने घर में भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताइए कि पैसे की नीड्स है या ऐसा है लोन लेना है तो डायरेक्ट कंपनी या बैंक के ऑफिस में जाएं। वहाँ पे कोई ना कोई सेल्स ऑफिसर्स या वहाँ के ब्रांच मैनेजर जो भी बैठे हैं वो आपको बिल्कुल उसका पूरा बताएंगे कि हाँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या मतलब कितना ROI लगेगा, सारी प्रोसेस आपको बताएंगे। और साथ में उसमें भी ये चीज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन का ज़माना है तो थोड़ा सा क्या होता है कि हर व्यक्ति थोड़ा कहीं ना कहीं एक दो बार मतलब चीज़ें ऐसा होता है कि वो मतलब आपको घुमाने की कोशिश करता है। जैसे अपन सुनार के यहाँ जाते हैं ना तो सुनार को आप कितने ही, कोई मैडम तो नहीं है ना तो क्या होता है कि आप उनको कितने ही चीज़ें पूछ लो लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं घुमा देंगे कि आपने बोलेंगे कि आज तो मार्केट में हमने देखा है सर 72 का जो रेट चल रहा है वो 72 के रेट के हिसाब से तो इतना पैसा बनता है तो आप ये पैसा ले लीजिए। तो बोलेंगे ठीक है मैं इतना ले लेता हूँ, इसमें इतना % GST हो गया, इतना मेरा मेकिंग चार्ज हो गया और जो वो बताएगा उससे ज़्यादा अमाउंट दिखने लगेगा जो है, क्योंकि ऐसा मैं भी कर चुका हूँ, मैंने भी ऐसा देखा है। फिर आदमी के दिमाग में आता है नहीं जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर एक इंस्टीट्यूशन मतलब हर एक व्यक्ति क्या होता है उसके पास में कुछ ऐसे मतलब एक कहने का मतलब होता है जो अपना काम करता है ना उसमें थोड़ा निपुण हो जाता है, कहाँ से क्या चीज़ करना है उसको पता रहता है। जैसे अपन पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपने बोला 100 रुपये का पेट्रोल डालो, जबकि वो जो पेट्रोल पंप का मशीन है उसमें ऑलरेडी 90 रुपीज़ का पेट्रोल सेट रखा है। आपने 100 बोला तो 90 का ही डलेगा, 100 का नहीं डलता है कभी। ऐसा है किसी ने मेरे को बताया था इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो जब से मैंने एक चीज़ सीख ली कि मैं जब भी पेट्रोल डलाने जाता हूँ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, तो मैं तो क्या करता हूँ हमेशा लीटर में बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब लीटर में आप पेट्रोल डलाएंगे ना तो एकदम सही आता है।
तो ये सब मैं ये फार्मूला मैंने अपनाया, वो बिल्कुल सही भी है। मैंने देखा कि गाड़ी के एवरेज से बिल्कुल फर्क पड़ता है उस चीज़ से। तो क्या होता है, तो आप वहाँ पे जाएँ तो जब आपको बताने लगे तो उनसे एक चीज़ बिल्कुल रिक्वेस्ट कर लीजिए, जब आप जस्टिफाई हो जाएँ तो सारी चीज़ें सर आप लिखित में दे दीजिए। यानी आप उनसे लिखित में वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, क्या ROI लेंगे, क्या फाइल चार्ज लगाएंगे, क्या उस पर इंश्योरेंस रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लिखित में ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बाद में जब आप लॉगिन करा देंगे, फाइल प्रोसेस हो जाएगी, तो वो आपको जो सेल्स ऑफिसर होगा या जो टीम होगी वो आपको घुमाने लग जाएगी जो आपने जानकारी सही नहीं ली तो, कि सर आपका ऐसा ऐसा है तो थोड़ा सा इसमें ROI ज़्यादा लगेगा, या आपने तो इसमें थोड़ा आपके डॉक्यूमेंट्स है इसमें ये चीज़ें आपने नहीं दी है, इसलिए आपका जो टेनर है बढ़ाना पड़ेगा। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको वो जानकारी वहाँ पे जाके कलेक्ट, मेरे हिसाब से कलेक्ट करना चाहिए, और लिखित में कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उससे लेना चाहिए, तब जाके ही अपने डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। सर क्या लोन लेना सही है या फिर गलत? हाँ, अब ये चीज़ें डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस पैसे का क्या उपयोग करेगा। यानी आज से बहुत अच्छी सुविधा है कि आप मतलब आपके अंदर कोई चीज़ का टैलेंट है, हुनर है, तो आपको ये बहुत सारी सुविधा है कि आप मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन को अपना एक, जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे स्कीम डाल रखे हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट तैयार करके लेके जाइए, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर को दिखाइए, तो वो उस चीज़ से जस्टिफाई होगा, तो आपको कुछ सब्सिडी अमाउंट के ऊपर आपको कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन दे देते हैं। तो आप अपने कैरियर को ग्रोथ करेंगे या अपने व्यक्तित्व विकास के लिए या अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं या पैसा ऐसा लेते हैं, तो वो तो सही है, लेकिन वही पैसा आप लेके कहीं अपने पर्सनल यूज़ में मतलब ऐसे ही कहीं टूर पे निकल गए, वहाँ जाके आपने इसको वो कर दिया, खर्च कर दिया, या फिर आपने जैसे कोई आपको अपना मोबाइल का काम चल रहा है, अपने पास में भी एक मोबाइल है जिससे अपना सारा काम हो रहा है, लेकिन फाइनेंस में मिल रहा है तो अपन ने आज सैलरी 10,000 और 20,000 में आ रहा है, तो हमने 20,000 रुपये का एक फाइनेंस करा के ले लिया मोबाइल। तो जो अपना काम हो रहा है, पहली चीज़ तो ये देखना चाहिए कि उससे ही काम चला लिया जाए, और कहीं ना कहीं हमको उससे फ़ायदा होता है, यानी उससे हमारी अर्निंग बढ़ती है, आय का स्रोत हमारा बढ़ता है, तो उस पैसे को हमको लेना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत जगह बहुत परिवार में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति, जैसे हमने मेरी कंपनी की बात करूं या बहुत सारे उसमें भी होता है कि पैसा ले लिया, अब वो पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ में इधर उधर खर्च कर दिया, जिससे उसको अर्निंग नहीं मिल रही है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्या होता है, व्यक्ति एक उसकी गिरफ्त में आने लग जाता है, यानी उसकी किस्त बाउंस होने लगती है। तो क्या होता है कि उसका एक तो रिपेमेंट खराब होता है, रिपेमेंट खराब होता है तो दूसरा कंपनी भी, बैंक भी उसको लोन नहीं देता है, और उसके ऊपर में एक प्रेशर बन जाता है। अब वो मान लीजिए बड़ी मुश्किल से घर बनाया है, अब वो उसने कर्ज कर लिया है, किस्त नहीं भरा है, तो कंपनी वाला भी, बैंक वाला भी, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पैसा छोड़ता नहीं, वो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए, वो लेने आते ही आता लेने के लिए, है ना। तो हमेशा उस पैसे को हम सही उपयोग करें तो अच्छा है, गलत उपयोग करेंगे तो वो हमारे एक मुसीबत का कारण भी बन जाएगा। तो हमेशा पैसा लें तो उसको अच्छी जगह लगाएं, जिससे हमारी अर्निंग बढ़े, आय का स्रोत बढ़े, तो वो पैसा अच्छा है। लेकिन कहीं हम उसको इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, यानी उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पैसे लेने से भी हमको बचना चाहिए, चाहे भले हमारे पास ऑफर आए। बहुत सारे बैंक और कंपनियाँ होती है, जैसे मैंने आपको बताया है, अभी आप छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे या जब आप जॉब करेंगे तो आपका सिविल स्कोर, जैसे मैंने बताया ना, सिविल अच्छा होता है तो कंपनियों के, बैंकों के ऑफर आते हैं कि सर आपका सिविल बहुत अच्छा है, हम आपको लोन दे सकते हैं, आप लोन ले लीजिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको उस पैसे की नीड है और उस पैसे से आप कुछ मतलब ग्रोथ कर सकते हैं, या आप उसको उस पैसे से थोड़ा मतलब अपनी इनकम या अपने करियर में थोड़ा मतलब कहीं पे भी मतलब आपको उससे फ़ायदा मिले। सीधी सी बात है, फ़ायदा मिलने से मतलब अर्निंग बने आपकी। जैसे कोई ने प्रॉपर्टी परचेज किया, जैसे होम लोन लिया, ठीक है, जैसे मैं अपने एक उदाहरण दूँ, मैंने 2016 में अपने एक मकान लिया, मतलब होम लोन लेके मकान लिया। तो उस टाइम में मैंने उसको फाइनेंस कराया, मेरे पास में कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे फादर फार्मर हैं, तो
खेती में भी आजकल ये हो गया कि जो लगा वो आजकल वहीं पे होता है, मतलब बहुत कम बचता है वहाँ पे भी। तो मैंने अपने मतलब ये नहीं बोलूँगा कि अपने दम पे, लेकिन हाँ थोड़ा भगवान का भी सहयोग रहा, तो मैंने एक होम लोन लिया। तो कुछ पैसा मेरे पास पीएफ का बचत बना था पुरानी कंपनी का, वो डाला अपना, और कंपनी से लोन वहाँ से फाइनेंस करवाया, मैंने लोन लिया। वो उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे 13 लाख रुपए का लोन लिया। हाँ, उसको धीरे धीरे ईएमआई में मैं चुका रहा हूँ, अभी भी कुछ बचा हुआ है। लेकिन आज मेरे मकान की कीमत मतलब डबल, यानी 30 लाख 32 लाख रुपए हो गई। यानी वो एक मेरे लिए वो डिपॉजिट हो गया। और एक कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे उस टाइम पे 3,500 रुपये का रेंट पे करता था। वाली अभी नहीं लेता तो 5,000 तक रेंट पे करता था। तो वो चीज़ क्या हुआ कि मैं अपने ईएमआई में वो अमाउंट प्लस अपना कुछ अमाउंट गेट करके ईएमआई पे कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक मेरा फ्यूचर के लिए एक चीज़ सेफ बन गई, एक प्रॉपर्टी बन गया। तो ऐसा ही कोई भी व्यक्ति मतलब आप उस पैसे का ऐसा उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन गलत उपयोग करेंगे तो वही पैसा आपको नीचे भी ले जाएगा। यानी हम लोगों ने ऐसा देखा कि जो लोग लोन समूह लोन के छोटे छोटे जब लोन लिए थे ना, उस टाइम में 2008 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हम, क्योंकि क्या होता है जो समूह लोन छोटे लोन होते हैं वो बड़े व्यक्ति तो लेते नहीं, मतलब छोटे ठेला गाड़ी चला रहा है या ऐसे परिवार जो मीडियम मध्यम परिवार होते हैं वो लोग लोन लेते थे। तो उनका छोटा घर होता था, टीन सेटेड मकान रहता था, घर के सामने सड़क भी नहीं होती थी। आज हम उनको देखें तो वहाँ पे एक पक्की सड़क भी बनी हुई है, और वो उनका 1 मंजिल के ऊपर 2 मंजिल मकान बना हुआ है। यानी उनने कहीं ना कहीं उस पैसे को लिया, सही उपयोग किया, तो आज वो आगे बढ़ रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मकान में रहते थे और पैसा नहीं भरा, उन लोगों ने उस पैसे का गलत उपयोग किया, तो उस मकान से वो रोड पे भी आ गए। तो इसलिए पैसे का यानी उस पैसे का आप सही उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है, लोन का अच्छा उपयोग करेंगे तो अच्छा भी है, लेकिन गलत उपयोग करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नीचे ले जाएगा। तो वो अपने को जब लोन लेंगे तो जैसे मैंने बताया है, उसमें ये चीज़ भी देखना जरूरी है कि कितना समय के लिए वो लोन ले रहे हैं आप, मतलब कितने टेनर के लिए लोन ले रहे हैं, और वो लोन ले रहे हैं उसमें आरओआई क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। धन्यवाद सर। अगर हमारे आपके मन में कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे पास एक सवाल है। जैसे हमको मकान लेना है, तो अगर हमारे पास एक मुश्त पैसा रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, तो उस पैसे से लेना वो ज़्यादा बेटर है या फिर लोन लेके उसकी ईएमआई चुकाना ज़्यादा बेटर है? जी, इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें मतलब मेन चीज़ें लगती हैं कि क्या होता है कि जैसे आपके पास पैसा ऑलरेडी है, और क्या होता है कि जैसे अभी गवर्नमेंट का आपको पता है कि टैक्स स्लैब होता है, यानी 7.5 लाख रुपए तक का होता है, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का, उसके ऊपर आपकी अर्निंग है तो आपको टैक्स लगेगा। यानी आपकी अर्निंग उस टैक्स स्लैब के नीचे है और आपके पास में कैश भी है, तो पहली राय मेरी ये है कि आप कैश से ले लीजिए। और फिर मान लीजिए आपकी अर्निंग उससे ज़्यादा है तो आप लोन ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोन लेंगे तो वो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे फ़ायदा देगा टैक्स में, यानी वहाँ पे आप उसको कुछ अमाउंट का छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स में। यस। Anyone else? Anyone else? पूछ रहा है कुछ? सर क्रेडिट कार्ड बनाते हैं अपनी कंपनी, क्रेडिट कार्ड, तो बाय द वे क्रेडिट कार्ड जहाँ से बन के आता है, तो 1-2 केस ऐसे देखे हैं मैंने, क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो गया, ओटीपी दे दी अगले ने और प्रोडक्ट भी उन्होंने परचेस कर लिया, पर वो पेमेंट इससे कटेगा, कुछ कैपेसिटी रहती, कंडीशन रहती है इतने दिन में आपको भरना, 40-45 दिन में। अब जिसके नाम से क्रेडिट कार्ड है वो तो पेमेंट भर देगा, पर उसका पेमेंट उलझ जाता है, वो रिपोर्ट भी करता है, साइबर भी गया, लेकिन पेमेंट आता नहीं है, तो उसकी कंपनी जवाबदारी लेती है नहीं? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो क्रेडिट कार्ड चीज़ होती है ना, एक तो जैसे तो मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड किया है,
तो वो किसानों के लिए एक क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे बैंक भी देते हैं क्रेडिट कार्ड। तो मेरी राय की सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्रेडिट कार्ड आपको लेने नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे ही सिविल मतलब आप उसको रिपेमेंट टाइम टू टाइम करेंगे तो वो आपका सिविल स्कोर है वो बढ़ाएगी बहुत अच्छे से। लेकिन आपका डेट मतलब आपकी जो ईएमआई का डेट है वो कहीं थोड़ा बहुत भी मिस हुआ तो तुरंत उस पर चार्जेस भी लगेगा और तुरंत आपको उसमें पेनल्टी लग जाएगी और आपका सिविल जो है वो भी डाउन चल जाएगा। जैसे अभी सर ने बताया कि जैसे कोई किसी का क्रेडिट कार्ड है और किसी थर्ड पर्सन ने उसका यूज़ कर लिया मतलब OTP ले लिया, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलते हैं, तो आपने OTP बता दिया तो आपका कार्ड वहाँ पे मतलब स्वेप हो गया और वो उसका पेमेंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं अपनी रहेगी ना उसमें, है ना, आपने दिया है तो गलती आपकी है, तो फिर उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका सिविल नीचे चले जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसे कोई कॉल वगैरह आते हैं OTP से रिलेटेड तो आप किसी को, क्योंकि वो ये गुमराह करते हैं कि ये आपका नया कार्ड बनने वाला है, ये एक्सपायर हो गया है तो इस पर एक OTP नंबर भेजा आपको नया कार्ड देंगे, इसलिए आप जल्दी से OTP दीजिए। हाँ, तो आप कभी भी OTP किसी भी व्यक्ति को दीजिए मत, जहाँ आपको लगने लगे तो एक मिनट के अंदर ही आप उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ऐसा मैं देखा था एक वीडियो कॉल में उसमें यूट्यूब पे कि 1 मिनट से ज़्यादा हम कोई ऐसे फ्रॉड पर्सन किसी से बात करते हैं तो आपकी डिटेल्स उसके पास तुरंत उसके जो सिस्टम में साइबर है उस पर आ जाती है, वो आपकी पूरी चीज़ हैक कर लेता है 1 मिनट से आपने ऊपर उससे बात की तो आपको 1 मिनट में अंदाजा लग ही जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे घुमा फिरा के ऐसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तुरंत उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फ़ोन मत उठाइए उसका। सर जो लोन लेते हैं क्या वो सभी ले सकते हैं? हाँ, लोन जैसे मैंने आपको बताया कि लोन की कंडीशन होती है कि जो 18 एबोव यानी 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो मतलब जो अभी हम लोग लोन देते हैं वो लोन की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये जो एप्लीकेशन लोन है वो तो सभी ले सकते हैं, आजकल चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी शायद मैंने तो लिया नहीं, लेकिन उसमें हाँ डॉक्यूमेंट उसमें भी देने पड़ते हैं। तो 18 एबोव यानी 18 साल से जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको लोन मिलता है। कोई सा भी लोन लेने जाएँ तो 18 साल से जिसकी एज ओपन है उसको लोन। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे एजुकेशन लोन लिया जाता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। अब बाई चांस अगर जॉब अच्छी नहीं लगी तो फिर उसका भुगतान कैसे किया जाता है? हाँ, उसमें एजुकेशन लोन में क्या होता है कि जैसे कि उसमें कुछ सब्सिडियाँ वगैरह होती है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये अपने को मिला तो मतलब 70,000 आपको पे करना है, 25,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। तो बेसिकली क्या होता है कि अब मतलब आपको एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है कि इतने समय के बाद में आप अपनी जो मतलब अपना जो है पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको पे कर दीजिए और उसका भी जो EMI ये बहुत छोटा EMI होता है। तो वो अपने ऊपर मेरे हिसाब से मैं यही मान सकता हूँ कि अपना सिविल या अपनी चीज़ें अच्छा रखना है तो हमको उसको पे करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, पर मेरा जैसे पूछने का मतलब बाई चांस जैसे अगर अच्छी जॉब नहीं लगती है तो फिर उसका भुगतान कैसे होता है? उसका मतलब जैसे क्या हो गया, मैंने जैसे बताया आपको कि कोई भी पैसा दे रहा है आपको उसमें सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है, तो वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो आपसे कलेक्ट करेगा। तो आप जाके वहाँ पे जो भी संबंधित बैंक या संस्था से मिल के कि सर ऐसी कंडीशन है, हमारे फाइनेंशियल नीड जो है थोड़ा सा वीक है और अभी हम इतना हम इसको पे कर सकते हैं, तो ऐसे ऑप्शन उनके पास में होते हैं। हालांकि कि जैसे आपकी EMI मान लीजिए 5,000 रुपये आ रही है तो और वो आपके जो टेनर है 15 साल के लिए दिया है, आप वहाँ जाके बात करेंगे, वो बताएंगे उनको, तो वो आपका जो EMI है जैसे 5,000 है तो उसको 2,500 रुपये कर देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे फिर आपका टेनर थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो छोटा अमाउंट करके आप उसको अपना पे कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपने जैसे बताया कि आपने जब होम लोन लिया, जब आपने मकान परचेज़ करा तो आपने PF के भी पैसे यूज़ किए थे। सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि PF विस्तार में क्या होता है? हाँ, PF जो होता है जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलराइड पर्सन होता है उसके अकाउंट में से मतलब सैलरी का कुछ पार्ट यानी 12% कंपनी जो होता है वो आपका बेसिक सैलरी का 12% का
उस पर जो एक अमाउंट होता है वो आपके पीएफ में प्रोविडेंट फंड में भविष्य के लिए, भविष्य निधि जिसको हम हिंदी भाषा में बोलेंगे, वो एक जमा किया जाता है कि इन फ्यूचर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको कोई ऐसी नीड आ गई या परेशानी आ गई तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति का ये होता है कि मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है, तो जो सैलरी आएगी ना इतना खर्च हो जाएगा। 10 से मान लीजिए 20 हुई तो भी खत्म हो जाएगी, 50 हुई तो भी खत्म हो, 1 लाख हुई तो भी, यानी जितना पैसा आपके पास महीने में आएगा वो बचता नहीं है जब तक आप उसको कुछ एक स्कीम के तहत या मतलब जब तक उसको आप मतलब ऐसा छूट कहते हैं ना गाँव की भाषा में, जो पैसा जैसे अब गाँव में या आजकल जैसे आप लोग मतलब वो रहेंगे मम्मी जी क्या होता है कि डिब्बे में आए पैसे डिब्बे में डाल देती है, कहीं दाल के डिब्बे में रखे हुए हैं, कहीं कोई दूसरे डिब्बे में पैसे रखे हुए हैं। तो जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पापा जी बोलते हैं अरे तो पैसे तो सब खत्म हो गए, क्या हो गया? तो मम्मी जाती है वहाँ से धीरे से दाल के डिब्बे में से 500 का नोट निकाल कर आती कि ये तुमने उस दिन मेरे को दिया था तो ये मेरे पास रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि जो पैसा ऐसा कुछ जो एक आम भाषा में ये बोलता है कि जो आपको दिखेगा नहीं वो आपके पास बच जाएगा, लेकिन जो आपके पास आएगा वो आपके पास नहीं बचेगा। तो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जो आपके जो सैलराइड पर्सन होते हैं उसको उसके अकाउंट में से 12% अमाउंट कट जाता है जब तक वो जॉब करता है। तो उसमें से भी 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपके प्रोविडेंट मतलब एक आपके भविष्य के लिए पेंशन अकाउंट में चले जाता है कुछ अमाउंट उसमें से, और कुछ अमाउंट आपके खाते में रहता है। और जिस भी संस्था या इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनका भी इंस्ट्रक्शन होता है कि 12% आपकी सैलरी में से कट रहा है तो 12% वो भी उसमें जितना अमाउंट कट रहा है उतना वो मिलाएंगे, वो अमाउंट आपके खाते में डिपॉजिट होता है। जब आप जॉब आजकल वो चीज़ है कि आपका एक उसमें यूनिक आईडी होता है, वो जब आप मतलब जॉब स्विच करते हैं या तो वो पैसा आप निकाल सकते हैं या फिर अपना वो खाता नंबर अकाउंट नंबर होता है, वो अकाउंट नंबर के जरिए अगले जो भी कंपनियां बैंक मतलब कहीं भी मतलब आप जॉब करते हैं वहाँ पे वो अपना अकाउंट नंबर दे देंगे तो ऑलरेडी फिर उसी खाते में आपका पैसा जमा होते जाएगा। जब 60 साल के आपकी एज कंप्लीट होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो पेंशन अकाउंट जिसमें पैसा जमा हो रहा है तो वहाँ से आपको जो आपके तरफ से जो पैसा जमा हुआ है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जो एक सेफ बचा हुआ पेंशन के खाते में गया उसके रूप में आपको पेंशन के रूप में भी आप पैसे को ले सकते हैं। या आपको इन फ्यूचर जैसे कभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी उसके तहत एक की कोविड में कि किसी को जैसे नीड आ गई, जैसे कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है या कोई फाइनेंशियल उसको कोई ऐसी परेशानी आ गई या हेल्थ इशू है तो उसका 60% का कुछ प्रावधान रखा था, 60 या 80% वो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको नीड नहीं उस टाइम पे। अभी भी शायद वो है, आजकल ऑनलाइन आप उसमें से अप्लाई कर सकते हैं और अपना पैसा भेज सकते हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन था, आपकी जैसे ब्रांच कितनी जगह फैली हुई है और आप कितने % पे लोन देते हैं और क्या क्या आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं बैंक का लोन देने के लिए? जैसे मैंने अभी जैसे बताया मैंने, वैसे हमारी कंपनी जो है साउथ की कंपनी है, चेन्नई की कंपनी है, तो मोस्टली अधिकतर राज्यों में हमारे ब्रांचेस है। एमपी में हमारी 72 ब्रांचेस है और मॉर्गेज लोन हमारी कंपनी करती है। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपनी के पॉलिसी में मतलब हर कस्टमर एक मतलब है ना, अभी देखा जाए तो हर एक कैटेगरी डिवाइड हो गई, यानी 3 कैटेगरी वाले कस्टमर हुए अभी मार्केट में है।